पंचलब्धि की बात करते हैं। लब्धि सार में जो पेज है ना सबसे पहला पेज जहाँ से शुरू होता है, तो इंडेक्स है। पहला पत्र दिया है कर्म मूल प्रकृति, दूसरा है कर्म की उत्तर प्रकृतियां। तो हमने कल मूल प्रकृतियां देखी, आज उत्तर प्रकृतियां देखेंगे, मतलब उनके और सब डिविजन्स। फिर कर्म उत्तर हम्म, प्रकृति भाग दो, बची हुई नाम कर्म की प्रकृतियां हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी को कर्म की प्रकृति आप लोगों ने करी होगी, हम सब ने सुनी है। तो यहाँ तक तो थोड़ा सा रिपीटेशन टाइप हो जाएगा। बट कर्म संबंधी कुछ परिभाषिक शब्द यहाँ से शुरू होगा एक्चुअली, करनानियों को समझने के लिए कुछ परिभाषिक शब्द। फिर प्रथम ऑप्शन सम्यक्त पात्रता है, कौन सम्यक्त जी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। उसके बाद जो पंच लब्धियां, उसमें से पहली दो क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि है। और पांचवी लब्धि में तीन करण होते हैं, विशेष परिणाम होते हैं, अधक प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और जब अनिवृत्तिकरण का समय समाप्त होता है तो प्रथम उपशम्यक का काल होता है। उस काल में क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। ये थोड़ा सा हमारा मोटा मोटा सब्जेक्ट है इसमें जो है। शुरू करिए आज। कर्म उत्तर प्रकृतियां, पेज 15। पढ़ो सर। हाँ पढ़िए तो। कर्म उत्तर प्रकृति। अत्र सारांश दो प्रिय रीना एवं मोना अनेक उत्तम शुभादेश शुभ आशीर्वाद कर्णानुयोग परिचय पूर्व पुस्तक रूप स्वाध्याय के पश्चात पुनश्च कर्णानुयोग संबंधी विषय जानने के लिए तुम दोनों उत्सुक हो, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। मूल प्रकृतियों का स्वरूप देखने के पश्चात अब थोड़ी चर्चा उत्तर प्रकृति संबंधी करेंगे। ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। उनके नाम इस प्रकार है: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ज्ञान के 5 पर्यायों के नाम तो तुम्हें याद ही है। उन उसके आगे आवरण शब्द जोड़ दो तो उस विवक्षित ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म प्रकृति का नाम भी सहज याद हो जाता है। हाँ, यहाँ पर अभी आप कल हमने ज्ञानावरण लिखी थी ना आपने पेपर पे, तो उसके नीचे ये लिख लीजिए: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो मैंने तो नहीं लिखा था, लास्ट में बताया था क्या आपने? हाँ, जो कल लिखा था ना उसके नीचे ये लिख लीजिए 5 प्रकृतियां। एक मिनट है। तो स्व और पर का ही लिखा हुआ है, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, यही लिखा हुआ है मैंने तो। सुनिए, वीडियो चालू है, जीवन जी पहना हुआ रहता है, पीछे से मत आइए ना। लिख लिया? सर थोड़ा मेरे को डाउट है सर, ये क्या लिखना था? मैंने खाली स्व और पर का ही लिखा था सर हाँ, तो। उसके आगे फिर आगे लिखिए ज्ञान, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ दीजिए, ज्ञानावरण लिख के उसके नीचे 1 2 3 4 5 ये लिख लीजिए। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, हमारा मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान हमारा है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये हमारे ज्ञान की पर्याय हैं। हमारा ज्ञान की जो विभिन्न पर्याय अलग अलग स्तर की, तो वो अभी उदय में कितना आएगा तो उस पर डिपेंड करता है कितना आवरण है। तो इसलिए उनके आगे आवरण लगा दिया तो वो कर्म की प्रकृति हो गई है।
आगे पढ़िए। ज्ञान की 5 पर्यायों के नाम तो दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृति है। तुम पूछोगी दर्शन गुण की तो हमें 4 ही पर्याय पता है, तो दर्शनावरण की प्रकृति 9 कैसे हो सकती है? अच्छा प्रश्न है। दर्शन गुण की 4 पर्याय हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसके साथ आवरण शब्द जोड़ने से दर्शनावरण की 4 उत्तर प्रकृति इस तरह होगी: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। हाँ, ये भी लिख लीजिए। हाँ, हाँ, सभी को जो ज्वाइन हुए अभी 15 पेज नंबर पे पढ़ रहे हैं हम, कर्म की उत्तर प्रकृतियां। कल 4 घातिया प्रकृतियों के नाम हमने लिखे थे कर्मों की, तो आज उनके जो डिटेलिंग है उत्तर प्रकृतियां। तो पहले ज्ञानावरण की 5 देखी, तो ज्ञानावरण के नीचे 5 लिख ली। अभी दर्शनावरण लिख के उसके नीचे 1 2 3 4 लिख लीजिए: चक्षु, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो यह तो हमारे दर्शन गुण की पर्याय है। इसके आगे दर्शन आवरण कर देना: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। तो सर टोटल 8 करनी है ना? अभी आप पहले लिख लीजिए, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें आप लिख लीजिए। हाँ, 8 उत्तर, मेन प्रकृतियां 8 है, तो उसके जितने और भाग है वो हम लिखते जा रहे हैं। ज्ञानावरण के हो गए, अब ये दर्शनावरण की हो गई, 4 प्रकृतियां हो गई है। उसके बाद आगे पढ़िए। इसके अतिरिक्त निद्रा कर्म की 5 प्रकृति है। अत्यंत गाढ़ी निद्रा से तरल निद्रा तक के कर्मों के नाम निम्न प्रकार है: सत्यान गृद्ध, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। हाँ, स्थान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला। तो अभी जो 4 लिखे उसके नीचे ये और लिख लीजिए: 1 2 3 4 5 निद्राओं की निद्राएं लिखकर 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट 16 पेज पे है, हर एक निद्रा के बारे में डिटेल में बताया, वो पढ़िए। ध्यान वृद्धि। सत्यान गृद्ध दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव को गाढ़ निद्रा आती है। जगाने पर भी नहीं उठता, सोते रहता है। नींद में ही अनेक कार्य करता है, बोलता है, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रहती। निद्रा निद्रा कर्म के उदय में आंखें खोलने में असमर्थ रहता है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय में नींद में मुंह से लार बहती है, हाथ पैर हिलते हैं। निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था वह बैठता है या लेट जाता है। मद खेद आदि मिटाने के लिए वह सोता है। प्रचला कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, अर्थात सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जगता है। बारंबार हल्की नींद आती है, आंखें अधकुली रखकर सोता है। शेष 4 दर्शनावरण कर्मों के कार्य व शब्द का अर्थ तो उनके नाम से ही तुम पहचान गई होगी। यहाँ से कोई और आगे पढ़ ले। ये 5 ऊपर बताई जो निद्रा में स्त्यान गद्री बहुत गाढ़ी वाली होती है, और सबसे कम गाढ़ी वाली वो प्रचला होती है। तो स्त्यान गद्दी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, मतलब एकदम जैसे कोई
डॉगी होता है, डॉग कुत्ता होता है, उसको तो बिल्कुल कभी भी जगा लो, सोया वहां वो भी उठ के बैठ जाता है, तो वो एक प्रचला की तरह निद्रा हो गई है। और कुछ लोग जो है सो बिल्कुल ही गाढ़ी निद्रा में सोते हैं, उनको स्त्यान ग्रद्धि कहेंगे गाड़ी में। और बिल्कुल ही स्थूल निद्रा में जो एकदम जग जाते हैं वो प्रचला हो गई। तो इसके बीच में 3 तरह के और होते हैं, वो बता दिया है। तो इस तरह से टोटल 9 दर्शनावरण के कर्म हो गए, 4 तो ऊपर हो गए और 5 निद्राएं हो गई। आगे कोई पढ़िए अभी मोहनीय कर्म। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। उनमें से दर्शन मोहनीय कर्म की 3 उत्तर प्रकृति है। पहला मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीनों में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। प्रथमोषम सम्यक्त्व के काल में इसी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी विस्तृत चर्चा भविष्य में करेंगे ही। हाँ अभी ये आप और 3 चारित्र ले लीजिए। मोहनीय कर्म में हमने ज्ञानावरण लिख लिया, दर्शनावरण लिख लिया। अब मोहनीय के नीचे 1 2 3 लिख लीजिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो पहले उसमें 2 करिए, एक दर्शन मोहनीय करिए, एक चारित्र मोहनीय करिए। दर्शन मोहनीय में 3 होंगी, मोहनीय में 2 2 करिए चार्ट के लिए। एक दर्शन मोहनीय, उसमें 3 करिए फिर 1 2 3, क्योंकि चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां आगे लिखेंगे हम। दर्शन मोहनी में 3 करना है। हाँ दर्शन मोहनी में 3 है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और चारित्र। हाँ अभी 25 चारित्र हो मोहनी जाए। का जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको लिख लेंगे फिर हम। हाँ पढ़िए आगे, चारित्र मोहनी कर्म की 25। प्रकृति, चारित्र मोहनी की 25 के कषाय और 9 कषाय के नाम। इन प्रकृतियों के नाम एक ही हैं। जीव के रागादि भावों को कषाय कहते हैं और इन प्रकृतियों को कषाय कर्म कहते हैं। जैसे जीव में क्रोध कषाय होता है और कर्म में क्रोध कर्म होता है। इनके नाम तो तुम जानती ही हो, वे इस प्रकार है। अनंतानुबंधी, क्रोधवान, माया, लोभ 4 कषाय कर्म है ये। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय कर्म। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय कर्म। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय कर्म। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब 9 कषाय। इस तरह कुल 25 भेद हैं। हाँ तो इसको भी लिख लीजिए। चारित्र मोहनीय में लिख लीजिए अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया। उसके नीचे 2 अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया 3 और 4, और फिर ये 9 कषाय करके उसमें ये 9 लिख लीजिए। आप में से किसी ने पहले इन 148 कर्म प्रकृतियों के बारे में नहीं पढ़ा हो? कोई ऐसा है? सभी ने पढ़ा होगा, हमने अभी तो इसमें भी पढ़ा है, टेबल वाली तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी पढ़ा है, पूरे कर्म की प्रकृतियां पढ़ी थी। पढ़ी थी सर, पर पूरे नहीं मतलब समझ में आया। हाँ अभी एक तो जब आप लिखोगे ना तो अपने आप बहुत सारी इकट्ठी सारी टेबल में लिखोगे, समझ में आ जाएगा। और 148 प्रकृतियां बिल्कुल सामने दिखेंगी, तो इसलिए मैं लिखाना चाह रहा हूँ उसको। आप लिखिए, अभी लिख लीजिए इसको आप। हो गया पूरा? हमने अब तो पढ़ी थी केवल घाती और अघाती की। हाँ तो अभी हमने घातिया के, आप गिन के बताइए कितने कितने लिखे हैं। राखी जी आप घातिया के बताइए। हाँ अभी आपने लिखा है ना टेबल में, कैसे आपने लिखा है बताइए, घातिया के कितने लिखे हैं? बताती, 1 मिनट में मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। घातिया कर्म में आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। अगातिया, घातिया। घातिया में बताइए। घातिया कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय।
4 हो गई, घातिया में 4 हो गए। हाँ राखी जी, आप ज्ञानावरण में बताएं कितने लिखे हैं आपने? म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। सर 5 वेद लिखे हैं सर ज्ञानावरण के। हाँ बोलिए। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ओके, और कोई बताएगा? और दर्शनावरण में जो लिखी है वो कौन सी हैं? संगीता जी ये आपने तो लिखा है? 5 है बोलिए। दर्शनावरण की। दर्शनावरण में 4 और 5। हाँ यस, टोटल ऊपर दर्शनावरण में के साथ ब्रैकेट में 9 लिख लीजिए। टोटल हमें 47 करना है वहां पे। सो ऊपर ज्ञानावरण के साथ ब्रैकेट में 5 लिख दीजिए, देखते ही पता लगे कि इसकी 5 प्रकृतियां हैं। उसके बाद दर्शनावरण में 9 लिखिए, उसमें 4 तो ये हो गई है और निद्राएं 5 हो गई हैं, तो टोटल 9 हो गई हैं। सर मोहनी में 16। नहीं 28 होगा ना? पहले 28। एक मिनट। दर्शन मोहनी में होती और किसी ने लिखा है? सुमन जी आपने लिखा होगा। मोहनी में कैसे लिखा है? दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। हाँ पहले 2 बनाए। और दर्शन मोहनी में क्या क्या लिखा है? मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी में और समय। हाँ ठीक है। और अभी चारित्र मोहनी में कितना लिखा है? तो मोहनी में टोटल लिखिए, मोहनी में 25 लिखिए। टोटल मोहनी की 25 है, तो ब्रैकेट में 25 लिख दीजिए। दक्षिण मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25। 3। सर 28 हुए ना सर? हाँ टोटल 28 है, चारित्र मोहनी की 25, करेक्ट। टोटल 28 लिखिए। दर्शन मोहनी के आगे 3 लिखिए और चारित्र मोहनी के आगे 25 लिखिए। तो उनके नीचे लिखिए 16 + 9 25। टोटल कर लीजिए कितने आ गए? 28। अच्छा, और टोटल घातिया कर्म कितने हो गए? अंतराय का नहीं ना अभी। 47 हो क्या सर? आप बताइए, अभी लिखा है ना, अब तो आपने बताना है कितने हैं। ज्ञानावरण दर्शन। सर अंतराय किधर है सर? अंतराय का नहीं लिखा है ना अभी तक। ओके ठीक है, गुड। तो अंतराय का लिख लेते हैं हम। अंतराय में लिख लीजिए, ये है, पढ़िए कोई। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति है, वो इस प्रकार है: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। हाँ तो अभी ये दाना मतलब 5 हो गई है। हाँ तो अभी चौथा घात्य कर्म अंतराय कर्म लिखा था कल हमने, उसके आगे ब्रैकेट में 5 लिख के उसके नीचे 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, ये जो अभी लिखा है। फूलो करेला लिख लिया? अभी सबकी देखिए कितनी हो गई टोटल। 47 सर। और किसी की कम या ज्यादा हुई है? नहीं पूरी 47 ही हुई है। बस ठीक है, फिर हर कोई चेक कर लीजिए। 47 टोटल लिखी है ना आपने? ऋतु जी, क्लास है आपकी आज या? नहीं सर, क्लास नहीं है। ठीक है, मैं सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मैं जस्ट बाहर से आई थी अभी। कोई बात नहीं। अभी बस यही लिख रहे हैं हम लोग, कर्मों की। हाँ वो सर यस। मैं बुक में ही अभी लिखते जा रही हूँ पेंसिल से, बाद में चार्ट बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ। हाँ बट मैं आपको यही बताना इसलिए लिखा रहा हूँ कि एक तो हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, हमारे हाँ दिमाग में जी। जाता है और अपने आप एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि 148 प्रकृतियां हैं कौन सी। तो इस तरह से सर हाँ, जैसे पहले आपने पूछा था ना कि 148 प्रकृतियों के नाम, मतलब बहुत बार आता है स्वाध्याय में
और अलग अलग तो हमने बहुत बार पढ़ा है, और एक साथ अभी ही जैसे लिस्टिंग कर रहे हैं तो एक साथ अभी ही हमें पता लग रहा है, मतलब एक साथ तो कभी भी नहीं लिखा है एक टेबल में, क्योंकि जहां भी रेफरेंस आता है तो कुछ कुछ आता है कि ये कर्म की यस। प्रकृति, ये हाँ, अपन तत्वार सूत्र में भी यही पढ़ा ना, एक साथ कभी नहीं हुआ। एग्जैक्ट। 148 फिगर जरूर एक साथ आया है, पर हाँ 148 प्रकृतियों के नाम कभी भी एक साथ नहीं पढ़े हैं। तो ठीक है, सर फिर मतलब अब एटलीस्ट गलती नहीं होगी। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तब कुछ फायदा हो रहा है। सुना तो हमने 148 पढ़ी भी है, सुनी भी है, बार बार सबको मालूम भी है, लेकिन अभी एक साथ 148 आ जाएंगे ना तो एक बात ध्यान में हो जाएगा। और जब अपने हाथ से लिखते हैं ना तो एक तो लिखने की भी प्रैक्टिस होती है और माइंड में पूरा बैठ जाता है एक बार अगर लिखते हैं तो। फिर उसके बाद जो हमारा लिखा हुआ अपने हाथ का होता है वो बाद में एक रेफर करने के लिए भी अच्छा होता है। ये 148 प्रकृतियां हम बार बार रेफर करते हैं ना, किसी न किसी के रेफरेंस में जरूर रेफरेंस करते हैं, तो ये हमारा लिखा हुआ खुद को याद रहता है। और ये जिज्ञासा अपने आप को होती है कि है तो कौन कौन सी है, किस किस के अंडर। कहीं पे कुछ आ गया, जैसे अभी इसमें 5 निद्राएं हैं, बट निद्राओं के हाँ आगे जी। आवरण कोई इस तरह से लिखा नहीं है। तो अभी निद्राएं किस में आती है? दर्शनावरण, बाकी 4 में तो आवरण लिखा है। तो अभी निद्राएं हमारे कौन से कर्म का, कौन से गुण का घात करती है, क्वेश्चन आना चाहिए था। सब जो है दर्शन गुण। मति ज्ञानावरण, हमारे मति ज्ञान को आवरण डालते हैं, तो उसमें से हमारा गुण भी निकल के आता है और कर्म की प्रकृति भी निकल रही है। चक्षु मति ज्ञानावरण में जैसे ही बोला, इसका मतलब जीव का गुण मति ज्ञान है और कर्म क्या कर रहा है, उस पर आवरण डाल रहा है। तो इसमें दोनों चीजें निकल के आ रही है। तो अभी हर जगह चक्षु में भी लिख दिया लेकिन निद्राओं में नहीं लिखा। और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तो ये है, ठीक है, ये बाकी कषाएं हैं, लेकिन 4 निद्राओं में क्यों नहीं है, 5 निद्राओं में क्यों नहीं लिखा आवरण करके? ये क्वेश्चन आना सर ये चाहिए तो था। नींद से हो रहा है ना सर, हाँ? इसमें देखने का काम नहीं हो रहा है ना, निद्रा सोते हुए नींद में हो रहा है ना, ये दर्शन का कर्म काम हो नहीं रहा है इसमें। दर्शन का काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसको दर्शनावरण प्रकृति में लिया है। तो क्यों, बिल्कुल वो है, एक तो दर्शनावरण प्रकृति में लिया है, तो ये दर्शनावरण का ही भाग है। हमारे जानने देखने की कोई ना कोई क्रिया को, गुण को कहाँ पे किस तरह से कर रही हैं, तो इसके बारे में सोचिए जरा, फिर देखते हैं बाद में। तो इस तरह से 5, 9 और ये मिथ्यात्व में दर्शन मोहनीय में 3 हो गई है, चारित्र मोहनी में 25 से टोटल मिला के 28 प्रकृतियां हो गई हैं, और अंतराय कर्म की 5, इस तरह से मिला के सारी 47 प्रकृतियां हो गई हैं घातिया कर्म की। तो अभी हम आगे सर देखते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए ना, दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृति है, जब सम्यक दर्शन छूटता है, जीव चौथे से नीचे गिरता है, तब यही 3 टुकड़े होते हैं और इसमें से एक उदय में आता है। अच्छा, एक जनरली अभी बता देंगे, बाकी जानकर के- ये जब सम्यक होता है उसके बाद मिथ्यात्व जो है वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये समझिए कि जैसे आपको किसी, एक बहुत ही सिंपल और स्थूल एग्जाम्पल है कि आपको घर में एंट्री करना है, उसके दरवाजे पे कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इतना मजबूत है कि वो आपको एंटर नहीं करने दे रहा है। मिथ्यात्व है, आप सम्यक प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, जीव का पुरुषार्थ ऐसा हो गया है कि उसके परिणामों के कारण जब सम्यक का काल होता है, तो जब वो सम्यक मतलब अभी अंदर चला गया, वो घर के अंदर चला गया, अभी उसके अंदर जाते ही क्या हो गया, जो पहला एक मिथ्यात्व बहुत तगड़ा था, अभी उसका जोर कम हो गया। उसने क्या किया, ठीक है मेरा जोर कम हुआ है, तो उसने 2 छोटे छोटे और अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए कि एक सम्यक मिश्र मिथ्यात्व हो गया, एक सम्यक प्रकृति है। इसका मतलब कि वो मिथ्यात्व जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है वो अपना कार्य तो नहीं छोड़ेगा, कि जब भी वो उसका जोर चलेगा वो तो मिथ्यात्व उदय में आएगा, तो सम्यक तो नहीं होने देगा। लेकिन जो उसने 2 छोटे छोटे छोड़े थे वो जो है सो सम्यक होने देते हैं। सम्यक में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन सम्यक तो होने देते हैं जीव को। लेकिन गुण स्थान तीसरे में आने से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र मिथ्यात्व हो जाता है। लेकिन चौथा है तो सम्यक प्रकृति, मतलब उसमें सम्यक हो सकता है। तो इस तरह से सम्यक के काल में 3 टुकड़े होते हैं। तो पहले सत्ता में एक ही हमारे मिथ्यात्व के जैसे, लेकिन जिसको सम्यक हो जाता है
उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो अभी जीव जैसे परिणाम करेगा वो या तो मिथ्यात्व में जा सकता है या तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है, और जो क्षायोपशमिक बोलते हैं सम्यक, वो सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो क्षायोपशमिक सम्यक होता है। चौथे गुण स्थान में अपनी ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, ये तो सबको पता ही होगा। हाँ, यस। चौकड़ी मतलब ये 4 है, क्रोधमान माया लोभ, एंड ये 3 का स्वज्वलन तो हमारे 10वें तक, मतलब लोभ रहता है 10वें तक, धीरे धीरे कम होते जाता है। हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो सारा डिटेल में आएगा ये। सम्यक के साथ सर, साथ थोड़ा समझ में नहीं आया सर ये जो आपने बताया अभी, दर्शन मोहनी थी जो ये बताया ना आपने, हाँ, 3 अभी नहीं टुकड़े आएगा, में बढ़ अभी जाता थोड़ा है। जल्दी हो जाएगा। हाँ, हम अभी जब बाद में पढ़ेंगे तो ये अभी गुणस्थान का मैं सर को इसलिए बोला कि थोड़ा सा रेफरेंस, क्योंकि हम जब भी गुणस्थान पढ़ते हैं तो ये तीनों शब्द अब आते हैं चौथे गुणस्थान में कि ये तो 3 टुकड़े होते हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा रेफरेंस दिया है। राखी जी कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ आएगा, गुणस्थान भी ये सबसे पढ़ेंगे, सब लास्ट कुछ में आएगा जब सम्यक्त होगा, तो हाँ, उसके बाद कैसे हाँ। टुकड़े होते हैं ये लास्ट में आएगा। तो पहले सम्यक्त हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, सबने अंतराय कर्म तक की 5 प्रकृति लिख ली है ना, आगे पढ़ूं? अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि मिथ्यात्व सम्यक्त नहीं होने देता, ये तो सही है, लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय है वो भी सम्यक्त को नहीं होने देती है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मिथ्यात्व उदय नहीं हो रहा है तो हमें सम्यक्त हो जाएगा, नहीं, अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव होगा तभी सम्यक्त होगा। तो मतलब मिथ्यात्व के साथ साथ अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव होना जरूरी है, वो होता है तब ये, अगर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है तो उदय किसका होता है, जो अप्रत्याख्यानावरण। इसको ऐसे समझिए, अभी हमें 16 प्रकृतियों का उदय हो रहा है, अनंतानुबंधी का भी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण संचलन का, इन 16 का अभी पूरा का पूरा उदय हो रहा है। चौथे गुण स्थान में जब सम्यक्त होगा तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, बाकी 12 का होगा। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी क्या करती है, सम्यक्त नहीं होने देती है, और अप्रत्याख्यानावरण व्रत नहीं लेने देती है, और प्रत्याख्यानावरण मुनि धर्म अंगीकार नहीं करने देती है। तो अगर हमको, क्या हमें मुनि धर्म है? अभी नहीं है, तो हमें ये भी नहीं है, और क्या व्रत है? तो प्रत्याख्यानावरण का भी उदय नहीं है, प्रत्याकरण का अभाव नहीं है, उदय है अभी भी, और सम्यक्त अगर नहीं है तो अनंतानुबंधी का भी उदय है। अच्छा, यहाँ एक बात आई है, तो एक जनरल होता है, इससे पहले शायद राखी जी से डिस्कस करी थी कि जैसे अभी सबके मन में आता है कि जो जिज्ञासु होते हैं कि भैया किसी से पूछें क्या आपको सम्यक्त है, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपको सम्यक्त है क्या? तो ये एक सामान्य क्वेश्चन है और हर एक को आता है, लेकिन एक बार आने के बाद अगर उसका सही उत्तर मिल जाए तो उसके बाद हम किसी से ऐसा नहीं पूछेंगे। उसका जवाब भारिल जी ने एक बार दिया था कि अगर आप किसी को पूछो, क्योंकि पहली बार किसी के बारे में आपको देख के आपको जजमेंट लगता है, आपकी इच्छा होती है पूछे सम्यक्त है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछना कोई अच्छा नहीं है, एक बार मालूम हो जाए तो। क्यों? कि ये सम्यक्त जिसके पास है, नंबर 1, वो क्यों बताए आपको कि सम्यक्त है या नहीं है? क्योंकि है, अगर वो कहेगा तब भी प्रॉब्लम है कि मेरे पास हीरा है, मैं आपको बताऊं मेरे पास हीरा है, तो अभी जैसे ही पता लग गया तो 50 लोग 50 तरह की बात करेंगे, और फिर पता चलेगा इसके पास हीरा है, ये तो धनवान है, और इसको देखो ये तो कितना गरीब की तरह रह रहा है, नहीं हो सकता है। और ये कहूं कि नहीं है, तो मैं क्यों कहूं है या नहीं है, मतलब किस लिए बताऊं, मैं किस लिए जज करके बताऊं? तो है या नहीं है, दोनों भी है। और अगर मैं बता दूं किसी को कि मेरे को सम्यक्त है, तो आपको किस तरह से ये फर्क डाल रहा है? क्या मेरे सम्यक्त होने से आपको सम्यक्त हो जाएगा, या मेरे नहीं होने से क्या आपको सम्यक्त हो जाएगा? मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, आपका पुरुषार्थ आपके साथ है। आपको, हाँ, जो देवगुरु शास्त्र ने जो रास्ता बताया है वो अगर पता चले तो आप भी उस पर चल के अपना पुरुषार्थ करके सम्यक प्राप्त करिए। दूसरे किसी, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है,
तो इस चिंता में नहीं रहिए कि उसने इतने साल पढ़े या उसने ज्ञानी है या विद्वान है, वो ऐसे लगते हैं। क्योंकि इसलिए है कि मेन रीजन सम्यक तो अंदर की परिणति का भाव है, ये बाहर में बिल्कुल नजर नहीं आता है। अपने इंडिविजुअल को समझ में आ सकता है, वो आता भी है, लेकिन इसको दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगली बार अगर आपको लगे तो इसलिए किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, ना अपने बारे में क्या है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों कि मेरा पुरुषार्थ मेरे में लगना है, और किसी के पास हो या ना हो इससे मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। तो इस कारण से ये एक क्वेश्चन उठता था, पिछली बार डिस्कस किया था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि हर एक के दिमाग में ये आता है कि आगे वाले को ये आता इसलिए है कि अभी देखिए जो चार हमने पढ़े हैं ज्ञात्या कर्म, दर्शन और ज्ञान। ज्ञान और दर्शन गुण अलग है, जानने देखने की शक्ति इनमें गुण के कारण होती है, और मिथ्यात्व है वो श्रद्धा गुण का नाम है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान है तो ज्ञान का गुण ज्ञान गुण का काम ज्ञान ही करता है, वो श्रद्धा गुण का काम कैसे करेगा? श्रद्धा गुण का काम तो श्रद्धा की मैं ये हूं ऐसी श्रद्धा होना, वो श्रद्धा गुण का काम है, वो सम्यक है। ज्ञान कितना भी हो जाए वो श्रद्धा गुण का काम कैसे करेगा? तो ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी कि कितना भी ज्ञान किसी को हो वो श्रद्धा गुण का द्योतक नहीं है। श्रद्धा गुण के कारण ही श्रद्धा सम्यक्त होती है, तो सम्यक्त होता है। क्लियर है? ठीक है। अभी 2-3 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी, तो वापस से रिज्वाइन इसी लिंक पे 4 मिनट कीजिए है, ठीक है। 1-2 पॉइंट में और कुसुमलता जी, मोक्ष शास्त्र मैंने अपलोड किया था, आप उसमें से जो अगर डाउनलोड करके आपके रिलेवेंट पेजेस जो हैं उनसे और पढ़ के आप अपना आप गंधर भी देंगी ना? हाँ गंधर मैं और दूंगी ना। गंधर और भाववासन दोनों है ना? दोनों दे दूं क्या? आप पे है, आपने देना है। हाँ नहीं तो मैं दोनों दे सकती हूँ क्या? एक साथ पूछ रही हूँ मैं आपसे। हाँ, आप नाम दे हाँ दीजिए, जी, हाँ ये जी। डिपेंड करेगा टाइम और मैडम पे कि कैसे तो ठीक। हाँ तो बट आपको चरित्र के बारे में और कुछ जानना हो तो मोक्ष शास्त्र में थोड़ा डिटेल में दिया है, आप उसके रिलेवेंट पेजेस सूत्र निकाल के पढ़ लीजिए, कल टाइम है आपके कौन से? पास। सर भावभाषण तो मुझे भी देना है, पर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कल मैं क्लास में रहूंगी कि नहीं, इसलिए मैंने नाम नहीं दिया है। नहीं अभी और जब मैं कल बहुत के क्लास में ही दूंगी, मतलब जो रनिंग क्लास होगी उसी पे भावभाषण देना है, मतलब कोई स्पेशल टॉपिक नहीं रहेगा। तो मैम के पास टाइम होगा, और यदि मैंने ज्वाइन की तो मैं उसी समय फिर बता दूंगी। वैसे नाम बहुत है, लेकिन अभी पूरा का पूरा मेरे ख्याल से मैडम गंधर और भाववासन पे टाइम देंगी, साथ में अपने अपने जो अगर कोई बात छूट रही है तो बता देंगी, बाकी सब लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, तो उस हिसाब से सभी का हो जाएगा। तो एक तो ये था, तो आप उसमें से पढ़ लीजिए। मोक्ष शास्त्र का वापस बता दीजिए, कहाँ से पढ़े? इसी ग्रुप में कुसुम मैंने लता जी, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ अपलोड करी है। कुसुम लता जी, हाँ सर ने भेजा है आपको, मैं आपको पर्सनल पे भी आपको भी फॉरवर्ड भेजा कर है, दूंगी। आपको भी आप भेजा अपने, है। हाँ आप अपने टैबलेट में खोल लीजिए उसको, और जो आपका सूत्र है 18 नंबर सूत्र पे शायद आपने देना है, तो उसका हाँ डिटेलिंग वहां से आप टैबलेट पे पढ़ के देख के पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। उसको टैबलेट पे खोल लीजिए आप, यदि प्रिंट आउट नहीं भी निकाले ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब आगे वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृति है, साता वेदनी और असाता वेदनी। रति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है, वो साता वेदनी कर्म है, और अरिति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न कराता है, वो असाता वेदनी कर्म है। हाँ, ये लिख लीजिए आप। तो सब, हाँ अभी 2 लिख लीजिए सब लोग। अघातिया में वेदनीय लिखा है, वेदनीय के नीचे 2 लिखिए, साता असाता। हम सबने साता असाता शब्द बहुत बार सुना है, पर ऐसा कभी भी इसको जोड़ के नहीं देखा कि वेदनी कर्म की प्रकृतियां हैं ये। मतलब हम बट इसमें डेली देखिए लाइफ में पढ़ते हुए
आप पहली लाइन फिर से पढ़ के एक एक वर्ड पे ध्यान डालिए, आप बताइए, उसका थोड़ा ब्रेक डाउन करिए। हाँ, रति मोहनी कर्म के उदय में हाँ, इंद्रिय हाँ, विषय के या रुकिए, अभी ये क्या कह रहे हैं? बताती हूँ सर। जैसे हमने ऊपर जो पढ़ा है मोहनी कर्म के जो 25 9 कषायों में जो आया है रति, हाँ, तो रति कर्म के जो मोहनी कर्म के उदय में जो हमको इंद्रिय सुख की धन धान पैसा जो भी स्वास्थ्य अच्छा मतलब इंद्रिय विषय के सुख है, ये हमको उत्पन्न होते हैं। तो हमको लगता कि मतलब तब हमारा साता वेदनी का उदय होता है। और जब विषम परिस्थिति आती है, प्रतिकूलता आती है, जब अरति मोहनी कर्म का उदय होता है, तो हमारी तबीयत खराब होगी, कुछ भी होगा, हमें सब अनुकूलताएं नहीं मिलेगी, तो वो असाता वेदनी कर्म। पॉइंट इसमें यह है कि सिर्फ वेदनीय कर्म हमको सुख दुख नहीं करता है, हमें वो संयोग प्रदान करता है। लेकिन जो संयोगों में अच्छी इष्ट अनिष्ट और अच्छा है बुरा की जो बुद्धि है वो आती है हमारे मोहनी कर्म के कारण। उसमें है रति अरति 9 कषाय का जब उदय साथ में होता है। अगर हमें परिस्थितियां इस वक्त प्रतिकूल भी मिली हो तो हम अगर ये रति अरति का हमें समता भाव हो तो फिर भी हम सुखी रह सकते हैं, समता भाव रख सकते हैं। अगर हमें समता भाव हो रहा है, अभी हमें लगता है कोई परिस्थितियां प्रतिकूल है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम उसमें समता भाव रख